ज्ञानरस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है बाल मुकुंद गुप्त का प्रसिद्ध निबंध शिवशंभु के चिट्ठे का वाचन। यह भाग 2 है। इसके पहले हम इसके 3 चिट्ठों का वाचन कर चुके हैं। यह शिवशंभु के चिट्ठे और खत नामक पुस्तक से वाचन प्रस्तुत है और यह पुस्तक लोक भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। इसे राजकमल वेबसाइट से, राजकमल प्रकाशन समूह की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है और मैंने उसके लिए संपर्क कमेंट में दे दिया है। छोटी सी पुस्तक है। इस पुस्तक में यह भूमिका है। इस पुस्तक में कुल 14 चिट्ठे और खत हैं, जिनमें से 3 का वाचन हो चुका है। पहले भाग में बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत और वायसराय का कर्तव्य। अगला चिट्ठा पीछे मत फेंकिए प्रस्तुत है। यह प्रकाशित हुआ था सर्वप्रथम भारत मित्र पत्रिका में 21 जनवरी 1905 ईस्वी को। माई लॉर्ड, 100 साल पूरे होने में अभी कई महीनों की कसर है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दूसरी बार इस देश का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था। तब से अब तक आप ही को भारतवर्ष का फिर से शासक बनकर आने का अवसर मिला है। 100 वर्ष पहले के उस समय की ओर एक बार दृष्टि कीजिए। तब में और अब में कितना अंतर हो गया है। क्या से क्या हो गया है। जगत हुआ रंक, आज चिंता का मारा सो जावे और स्वप्न में अपने को राजा देखे। जागता हुआ रंक, अति चिंता का मारा सो जावे और स्वप्न में अपने को राजा देखे। द्वार पर हाथी झूमते देखे, अथवा अलिफ लैला के अबुल हसन की भांति कोई तरल युवक प्याले पर प्याला उड़ाता घर में बेहोश हो और जागने पर आंखें मलते मलते अपने को बगदाद का खलीफा देखे। आलीशान सजे सजे महल की शोभा उसे चक्कर में डाल दे। सुंदरी दासियों के जेवर और कामदार वस्त्रों की चमक उसकी आंखों में चकाचौंध लगा दे, तथा सुंदर बाजों और गीतों की मधुर ध्वनि उसके कानों में अमृत ढालने लगे। तब भी उसे शायद आश्चर्य न हो, जितना 100 साल पहले के भारत में अंग्रेजी राज्य की दशा को आजकल की दशा के साथ मिलाने से हो सकता है। जुलाई सन 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो रही थी। आशंकाएं उसे दम नहीं लेने देती थीं। होलकर से एक नई लड़ाई होने को थी। सिंधिया से लड़ाई चलती थी। खजाने में बरकत ही बरकत थी। जमीन का कर वसूल होने में बहुत देर थी। युद्ध स्थल में लड़ने वाली सेनाओं को 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। विलायत के धनियों में कंपनी का कुछ विश्वास न था। 70 साल बूढ़ा गवर्नर जनरल यह सब बातें देखकर घबराया हुआ था। उससे केवल यही बन पड़ा कि दूसरी बार पदारूढ़ होने के 3 ही मास पीछे गाजीपुर में जाकर प्राण दे दिया। कई दिन तक इस बात की खबर भी लोगों ने नहीं जानी। आज विलायत से भारत तक दिन में कई बार तार दौड़ जाता है। कई एक घंटों में शिमले से कलकत्ते तक स्पेशल ट्रेन पार हो जाती है। उस समय कलकत्ते से गाजीपुर तक जाने में बड़े लाट को कितने ही दिन लगे थे। गाजीपुर में उनके लिए कलकत्ते से जल्द किसी प्रकार की सहायता पहुंचने का उपाय न था। किंतु अब कुछ और ही समय है। माय लॉर्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस के दूसरी बार गवर्नर जनरल होकर भारत में आने और आपके दूसरी बार आने में बड़ा अंतर है। प्रताप आपके साथ साथ है। अंग्रेजी राज्य भाग्य का सूर्य मध्याह्न में है। उस समय के बड़े लाट को जितने दिन कलकत्ते से गाजीपुर जाने में लगे होंगे, आप उनसे कम दिनों में विलायत से भारत पहुंच गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को आते ही दो एक देशी रईसों के साथ लड़ाई करने की चिंता थी। आपके स्वागत के लिए कोड़ियों राजा रईस बंबई दौड़े गए और जहाज से उतरते ही उन्होंने आपका स्वागत करके अपने भाग्य को धन्य समझा। कितने ही बधाई देने वाले कलकत्ते पहुंचे और कितने ही चले आ रहे हैं। प्रजा की चाहे जैसी ही दशा हो, पर खजाने में रुपए उबले पड़ते हैं। इसके लिए चारों ओर से आपकी बड़ाई होती है।
साख इस समय की गवर्नमेंट की इतनी है कि विलायत में या भारत में एक बार हूं करते ही रुपए की वर्षा होने लगती है। विलायत मंत्री आपकी मुट्ठी में हैं। विलायत की जिस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने आपको इस देश का वायसराय किया, वह अभी तक बराबर शासन की मालिक है। लिबरल निर्जीव हैं। जॉन ब्राइट, गोल्डस्टोन, ब्राडला जैसे लोगों से विलायत शून्य है। इससे आप परम स्वतंत्र हैं। इंडिया ऑफिस आपके हाथ की पुतली है। विलायत के प्रधानमंत्री आपके प्रिय मित्र हैं। जो कुछ आपको करना है, वह विलायत में कई मास रहकर पहले ही वहां के शासकों से निश्चय कर चुके हैं। अभी आपकी चढ़ती उम्र है, चिंता कुछ नहीं है। जो कुछ चिंता थी, वह भी जल्द मिट गई। स्वयं आपकी विलायत के बड़े भारी बुद्धिमानों और राजनीति विशारदों में गिनती है। वरंच कह सकते हैं कि विलायत के मंत्री लोग आपके मुंह की ओर ताकते हैं। सम्राट का आप पर बहुत भारी विश्वास है। विलायत के प्रधान समाचार पत्र मानो आपके बंदी जन हैं। बीच बीच में आपका गुणगान सुनाना पुण्य कर्म कार्य समझते हैं। सारांश यह कि लॉर्ड कार्नवालिस के समय और आपके समय में बड़ा ही भेद हो गया है। संसार में अब अंग्रेजी प्रताप अखंड है। भारत के राजा अब आपके हुक्म के बंदे हैं। उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिए, चाहे दरबार बनाकर सलाम कराइए, चाहे विलायत भिजवाइए, चाहे कलकत्ते बुलवाइए, जो चाहे सो कीजिए, वह हाजिर है। आपके हुक्म की तेजी से तिब्बत के पहाड़ों की बर्फ पिघलती है, फारस की खाड़ी का जल सुखाती है, काबुल के पहाड़ों को नर्म करती है। जल, स्थल, वायु और आकाश मंडल में सर्वत्र आपकी विजय है। इस धराधाम में अब अंग्रेजी प्रताप के आगे कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। इस देश में एक महाप्रतापी राजा के प्रताप का वर्णन इस प्रकार किया जाता था कि इंद्र उसके यहाँ जल भरता था, पवन उसके यहाँ चक्की चलाता था, चांद सूरज उसके यहाँ रोशनी करते थे इत्यादि। पर अंग्रेजी प्रताप उससे भी बढ़ गया है। समुद्र अंग्रेजी राज्य का मल्लाह है। पहाड़ों की उपत्यकाएं बैठने के लिए कुर्सी मूढ़ें, बिजली कलें चलाने वाली दासी और हजारों मील खबर लेकर उड़ने वाली दूती इत्यादि इत्यादि। आश्चर्य है माय लॉर्ड, 100 साल में अंग्रेजी राज्य और अंग्रेजी प्रताप की तो उन्नति हो, पर उसी प्रतापी ब्रिटिश राज्य के अधीन रहकर भारत अपनी रही सही हैसियत भी खो दे। इस अपार उन्नति के समय में आप जैसे शासक के जी में भारतवासियों को आगे बढ़ाने की जगह पीछे धकेलने की इच्छा उत्पन्न हो, उनका हौसला बढ़ाने की जगह उनकी हिम्मत तोड़ने में आप अपनी बुद्धि का अपव्यय करें। जिस जाति से पुरानी कोई जाति इस धराधाम पर मौजूद नहीं, जो 1000 साल से अधिक की घोर पराधीनता सहकर भी लुप्त नहीं हुई, जीती है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुग्ध होते हैं, जिसने सदियों इस पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्यत्व का प्रचार किया, वह जाति क्या पीछे हटाने और धूल में मिला देने के योग्य है? आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में यह बात कैसे समाई कि भारतवासी बहुत से काम करने के योग्य नहीं और उनको आपके सजातीय ही कर सकते हैं? आप परीक्षा करके देखिए कि भारतवासी सचमुच उन ऊंचे से ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं, जिनको आपके सजातीय कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्तृता में, सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं। वरंच दो एक गुण भारतवासियों में ऐसे हैं कि संसार भर में किसी जाति के लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी फारसी पढ़ के ठीक फारस वालों की भांति बोल सकते हैं, कविता कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलने में वह अंग्रेजों की पूरी नकल कर सकते हैं। कंठ तालु को अंग्रेजों के सदृश बना सकते हैं। पर एक भी अंग्रेज ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता हो। किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं हैं। हाँ, दो बातों में अंग्रेजों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते। एक तो अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेजों की भांति गोरा नहीं बना सकते, और दूसरे अपने भाग्य को उनके भाग्य में रगड़ कर बराबर नहीं कर सकते। किंतु इस संसार के आरंभ में बड़ा भारी पार्थक्य होने पर भी अंत में बड़ी भारी एकता है। समय अंत में सबको अपने मार्ग पर ले आता है। देशपति राजा और भिक्षा मांग कर पेट भरने वाले कंगाल का परिणाम एक ही होता है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है
और यह जीते जी लुभाने वाली दुनिया यहीं रह जाती है। कितने ही शासक और कितने ही नरेश इस पृथ्वी पर हो गए, आज उनका कहीं पता निशाना नहीं है। थोड़े थोड़े दिन अपनी अपनी नौबत बजा गए, चले गए। बड़ी तलाश से इतिहास के पन्नों अथवा टूटे फूटे खंडहरों में उनके दो चार चिन्ह मिल जाते हैं। माय लॉर्ड, बीते हुए समय को फिर से लौटा लेने की शक्ति किसी में नहीं है, आप में भी नहीं है। दूर की बात दूर रहे, इन पिछले 100 साल ही में कितने बड़े लाट आए और चले गए। क्या उनका समय फिर लौट सकता है? कदापि नहीं। विचारिए तो मानो कल आप आए थे, किंतु 6 साल बीत गए। अब दूसरी बार आने के बाद भी कितने ही दिन बीत गए तथा बीते जाते हैं। इसी प्रकार उम्रें बीत जावेंगी, युग बीत जावेंगे। समय के महासमुद्र में मनुष्य की आयु एक छोटी सी बूंद की भी बराबरी नहीं कर सकती। आप में शक्ति नहीं है कि पिछले 6 वर्षों को लौटा सकें या उनमें जो कुछ हुआ है उसे अन्यथा कर सकें। 2 साल आपके हाथ में अवश्य है, इनमें जो चाहे कर सकते हैं। चाहे तो इस देश की 30 करोड़ प्रजा को अपनी अनुरक्त बना सकते हैं और इस देश के इतिहास में अच्छे वायसरायों में अपना नाम छोड़ जा सकते हैं। नहीं तो यह समय भी बीत जावेगा और फिर आपका करने धरने का अधिकार ही कुछ न रहेगा। विक्रम, अशोक, अकबर के साथ यह भूमि नहीं गई। औरंगजेब, अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबाकर नहीं रख सके। महमूद, तैमूर और नादिर इसे लूट के माल के साथ ऊंटों और हाथियों पर लाद कर न ले जा सके। आगे भी यह किसी के साथ न जावेगी, चाहे कोई कितनी ही मजबूती क्यों न करे। इस समय भगवान ने इसे एक एक और ही जाति के हाथ में अर्पण किया है, जिसकी बुद्धि, विद्या और प्रताप का संसार भर में डंका बज रहा है। माय लॉर्ड, उसी जाति की ओर से आप इस देश की 30 करोड़ प्रजा के शासक हैं। अब यह विचारना आप ही के जिम्मे है कि इस देश की प्रजा के साथ आपका क्या कर्तव्य है। 1000 साल से यह प्रजा गिरी दशा में है। क्या आप चाहते हैं कि यह और 150 साल गिरती चली जावे? इसके गिराने में बड़े से बड़ा इतना ही लाभ है कि कुछ संकीर्ण हृदय शासकों की यथेच्छाचारिता कुछ दिन और चल सकती है, किंतु इसके उठाने और संभालने में जो लाभ है, उनकी तुलना नहीं हो सकती। इतिहास में सदा नाम रहेगा कि अंग्रेजों ने एक गिरी जाति के 30 करोड़ आदमियों को उठाया था। माय लॉर्ड, दोनों में जो बात पसंद हो वह कर सकते हैं। कहिए क्या पसंद है, पीछे हटाना या आगे बढ़ाना? यह एक चिट्ठा था। अगला चिट्ठा है आशा का अंत। यह भारत मित्र पत्रिका में 25 फरवरी 1905 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। देखते। माय लॉर्ड, अब आपके भाषण ने नशा किरकिरा कर दिया। आशा का अंत। माय लॉर्ड, अब के आपके भाषण ने नशा किरकिरा कर दिया। संसार के सब दुखों और समस्त चिंताओं को जो शिवशंभु शर्मा 2 चुल्लू बूटी पीकर भुला देता था, आज उसका प्यारी विजया पर भी मन नहीं है। आशा से बंधा हुआ यह संसार चलता है। रोगी को रोग से, कैदी को कैद से, ऋणी को ऋण से, कंगाल को दरिद्रता से। इसी प्रकार हर एक क्लेशित पुरुष को एक दिन अपने क्लेश से मुक्त होने की आशा होती है, चाहे उसे इस जीवन में क्लेश से मुक्ति न मिले। पर आशा के सहारे इतना होता है कि वह धीरे धीरे अपने क्लेशों को झेलता हुआ एक दिन इस क्लेशमय जीवन से मुक्त हो जाता है। पर हाय, जब उसकी यह आशा भी भंग हो जाए, उस समय उसके कष्ट का क्या ठिकाना। किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए, किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए, जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने, किस्मत पे उस मुसाफिरे। बड़े लाट होकर आपके भारत में पदार्पण करने के समय इस देश के लोग श्रीमान से जो जो आशाएं करते और सुख स्वप्न देखते थे, वह सब उड़नछू हो गए।
इस कलकत्ता महानगरी के समाचार पत्र कुछ दिन चौंक चौंक पढ़ते थे कि आज बड़े लाट अमुक मोड़ पर वेश बदले एक गरीब काले आदमी से बातें कर रहे थे। परसों अमुक ऑफिस में जाकर काम की चक्की में पिसते हुए क्लर्कों की दशा देख रहे थे और उनसे कितनी ही बातें पूछते जाते थे। इससे हिंदू समझने लगे कि फिर से विक्रमादित्य का आविर्भाव हुआ था या अकबर का अमल हो गया। मुसलमान ख्याल करने लगे खलीफा हारून रशीद का जमाना आ गया। पारसियों ने आपको नौशीरवां समझने की मोहलत पाई थी या नहीं, ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रीमान ने जल्द से अपने कामों से ऐसे जल्दबाज लोगों को कष्ट कल्पना करने के कष्ट से मुक्त कर दिया था। वह लोग थोड़े ही दिनों में इस बात के समझने योग्य हो गए थे कि हमारा प्रधान शासक न विक्रम के रंग ढंग का है, न हारून या अकबर के। उसका रंग ही निराला है, किसी से नहीं मिलता। माय लॉर्ड, इस देश की दो चीजों में अजब तासीर है, एक यहाँ की जलवायु की और दूसरे यहाँ के नमक की, जो उसी जलवायु से उत्पन्न होता है। नीरस से नीरस शरीर में यहाँ का जलवायु नमकीनी ला देता है। मजा यह कि उसे उस नमकीनी की खबर तक नहीं होती। एक फारस कवि कहता है कि हिंदुस्तान में एक हरी पत्ती तक बेनमक नहीं है, मानो यह देश नमक से सींचा गया है। किंतु शिवशंभु शर्मा का यह विचार इस कवि से भी कुछ आगे है। वह समझता है कि यह देश नमक की महाखानी है, इसमें जो पड़ गया वही नमक बन गया। श्रीमान कभी चाहें तो सांभर झील के तट पर खड़े होकर देख सकते हैं कि जो कुछ उसमें गिर जाता वही नमक बन जाता है। यहाँ के जलवायु से अलग खड़े होकर कितनों ही ने बड़ी बड़ी अटकलें लगाई और लंबे चौड़े मंसूबे बांधे, पर यहाँ के जलवायु का असर होते ही सब काफूर हो गए। अफसोस माई लॉर्ड, यहाँ के जलवायु की तासीर ने आप में अपनी पिछली दशा के स्मरण रखने की शक्ति नहीं रहने दी, नहीं तो अपनी 6 साल पहले की दशा से अब की दशा का मिलान करके चकित होते, घबरा के कहते कि मैं क्या हो गया? क्या मैं वही हूँ जो विलायत से भारत की ओर चलने के पहले था? बंबई में जहाज से उतरकर भूमि पर पांव रखते ही यहाँ के जलवायु का प्रभाव आप पर आरंभ हो गया था। उसके प्रथम फलस्वरूप कलकत्ते में पदार्पण करते ही आपने यहाँ के जलवायु म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता की समाप्ति की। जब वह प्रभाव कुछ और बढ़ा, तो वह अकाल पीड़ितों की सहायता करते समय आपकी समझ में आने लगा कि इस देश के कितने ही अभागे सचमुच अभागे नहीं, वरंच अच्छी मजदूरी के लालच से जबरदस्ती अकाल पीड़ितों में मिलकर दयालु सरकार को हैरान करते हैं। इससे मजदूरी कड़ी की गई। इसी प्रकार जब प्रभाव तेज हुआ, तो आपने अकाल की तरफ से आंखों पर पट्टी बांधकर दिल्ली दरबार किया। अंत को गत वर्ष आपने यह भी साफ कह दिया कि बहुत से पद ऐसे हैं जिनको पैदाइशी तौर से अंग्रेज ही पाने के योग्य हैं। भारतवासियों को सरकार जो देती है, वह भी उनकी हैसियत से बढ़कर है। तब इस देश के लोगों ने समझ लिया था कि अब श्रीमान पर यहाँ के जलवायु का पूरा सिक्का जम गया। उसी समय आपको स्वदेश दर्शन की लालसा हुई। लोग समझे चलो अच्छा हुआ, जो हो चुका वह हो चुका, आगे की तासीर की अधिक उन्नति से पीछे छूटा। किंतु आप कुछ न समझे। कोरिया में जब श्रीमान की आयु अचानक 7 साल बढ़कर 40 हो गई, उस समय भी श्रीमान की समझ में आ गया था कि वहां की सुंदर आबो हवा के प्रताप से आप 40 साल के होने पर 32-33 के दिखाई देते हैं। पर इस देश की आबो हवा की तासीर आपके कुछ समझ में न आई। वह विलायत में भी श्रीमान के साथ लगी गई और जब तक वहां रहे अपना जोर दिखाती रही, यहाँ तक कि फिर आपको इस देश में उठा लाई, किसी विघ्न बाधा की परवाह न की। माय लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ के जलवायु का साथ देता है, क्योंकि उसी जलवायु से उसका जन्म है। उसकी तासीर भी साथ साथ होती रही। वह पहले विचार बुद्धि खोता है, पीछे दया और सहृदयता को भगाता है और उदारता को हजम कर जाता है। अंत को आंखों पर पट्टी बांधकर कानों में ठीठे ठोक कर नाक में नकेल डालकर आदमी को जिधर तिधर घसीटे फिरता है और उसके मुंह से खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा कराता है। आदमी के मन में वह यही जमा देता है कि जहाँ का खाना वहाँ की खूब निंदा करना और अपनी शेखी मारते जाना। हम लोग भी उस नमक की तासीर से बेखबर नहीं हैं, पर हमारी हड्डियां उसी से बनी हैं। इस कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि हमारे देश के नमक की क्या तासीर है। हम लोग खूब जानते थे कि यदि दूसरी बार भारत आ गए, तो एकदम नमक की खानी में जाकर नमक हो जावेंगे।
इसी से चाहते थे कि दोबारा आप न आवें, पर हमारी पेश न गई। आप आए और आते ही उस नमक की तासीर का फल अपने कौंसिल और कॉन्वोकेशन में प्रकट कर डाला। इतने दिन आप सरकारी भेदों के जानने से, अच्छे पद पाने से, उन्नति की बातें सोचने से, सुगमता से शिक्षा लाभ करने से, अपने स्वत्वों के लिए पार्लियामेंट आदि में पुकारने से इस देश के लोगों को रोकते। आपकी शक्ति में जो कुछ था वह करते रहे, पर उस पर भी संतोष न हुआ। भगवान की शक्ति पर भी हाथ चलाने लगे। जो सत्य प्रियता इस देश को सृष्टि के आदि से मिली है, जिस देश का ईश्वर सत्यम ज्ञानम अनंत अनंतम ब्रह्म है, वहां के लोगों को सभा में बुला के ज्ञानी और विद्वान का चोला पहनकर उनके मुंह पर झूठा और मक्कार कहने लगे। विचारिए तो, यह कैसे अधः पतन की बात है। जिस स्वदेश को श्रीमान ने आदर्श सत्य का देश और वहां के लोगों को सत्यवादी कहा है, वह आला नमूना क्या श्रीमान ही हैं? यदि सचमुच विलायत वैसा ही देश हो जैसा आप फरमाते हैं, और भारत भी आपके कथनानुसार मिथ्यावादी और धूर्त देश हो, तो भी तो क्या कोई इस प्रकार कहता है? गिरे को ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादी का काम है? अपनी सत्यवादिता प्रकाश करने के लिए दूसरे को मिथ्यावादी कहना ही क्या सत्यवादिता का सबूत है? माय लॉर्ड, जब आपने अपने शासक होने के विचार को भूलकर इस देश की प्रजा के हृदय में चोट पहुंचाई है, तो दो एक बातें पूछ लेने में शायद गुस्ताखी न होगी। सुनिए, विजित और विजेता में बड़ा अंतर है। जो भारतवर्ष हजार साल से विदेशीय विजेताओं के पांव में लौट रहा है, क्या उसकी प्रजा की सत्य प्रियता विजेता इंग्लैंड के लोगों की सत्य प्रियता का मुकाबला कर सकती है? यह देश भी यदि विलायत की भांति स्वाधीन होता और यहाँ के लोग ही यहाँ के राजा होते, तब यदि अपने देश के लोगों को यहाँ के लोगों से अधिक सच्चा साबित कर सकते, तो आपकी अवश्य कुछ बहादुरी होती। स्मरण करिए उन दिनों को, कि जब अंग्रेजों के देश पर विदेशियों का अधिकार था। उस समय आपके स्वदेशियों की नैतिक दशा कैसी थी, उसका विचार तो कीजिए। यह वह देश है कि हजार साल पराये पांव के नीचे रहकर भी एकदम सत्यता से च्युत नहीं हुआ है। यदि आपका यूरोप या इंग्लैंड 10 साल भी पराधीन हो जाते, तो आपको मालूम पड़े कि श्रीमान के स्वदेशीय कैसे सत्यवादी और नीति परायण हैं। जो देश कर्मवादी है, वह क्या कभी असत्यवादी हो सकता है? आपके स्वदेशीय यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, जैसे रुचि हो वैसे पदार्थ भोग सकते हैं। भारत आपके लिए योग्य भूमि है, किंतु इस देश के लाखों आदमी इसी देश में पैदा होकर आवारा कुत्तों की भांति भटक भटक कर मरते हैं। उनके दो हाथ भूमि बैठने को नहीं, पेट भरकर खाने को नहीं, मैले चिथड़े पहनकर उम्रें बिता देते हैं, और एक दिन कहीं पकड़कर चुपचाप प्राण दे देते हैं। हाल की इस सर्दी में कितने ही प्राण जहां तहां निकल गए। इस प्रकार क्लेश पाकर मरने पर भी क्या कभी वह लोग यह कहते हैं कि पापी राजा है, इससे हमारी यह दुर्गति की है? माय लॉर्ड, वह कर्मवादी हैं। वह यही समझते हैं कि किसी का कुछ दोष नहीं, सब हमारे पूर्व कर्मों का दोष है। हाय हाय, ऐसी प्रजा को आप धूर्त कहते हैं? कभी इस देश में आकर अपने आपने गरीबों की ओर ध्यान न दिया, कभी यहाँ की दीन भूखी प्रजा की दशा का विचार न किया, कभी 10 मीठे शब्द सुनाकर यहाँ के लोगों को उत्साहित नहीं किया। फिर विचारिए तो, गालियां यहाँ के लोगों को आपने किस कृपा के बदले में दी? पराधीनता की सबके जी में बड़ी भारी चोट होती है, पर महारानी विक्टोरिया के सदैव बर्ताव ने यहाँ के लोगों के जी से वह दुख भुला दिया था। इस देश के लोग सदा उनको माता तुल्य समझते रहे। अब उनके पुत्र महाराजा एडवर्ड पर भी इस देश के लोगों की वैसी ही भक्ति है, किंतु आप उन्हीं सम्राट एडवर्ड के प्रतिनिधि होकर इस देश की प्रजा के अत्यंत अप्रिय बने हैं। यह इस देश के बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। माय लॉर्ड, इस देश की प्रजा को आप नहीं चाहते, वह प्रजा आपको नहीं चाहती, फिर भी आप इस देश के शासक हैं, और एक बार नहीं, दूसरी बार शासक हुए हैं। यही विचार विचार कर इस अधबूढ़े भंगड़ ब्राह्मण का नशा किरकिरा हो जाता है। अगला चिट्ठा है एक दुराशा। यह सर्वप्रथम 18 मार्च 1905 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था भारत मित्र पत्रिका में।
नारंगी के रस में जाफरानी बसंती बूटी छानकर शिवशंभु शर्मा खटिया पर पड़े मौजों का आनंद ले रहे थे। ख्याली घोड़े की बागें ढीली कर दी थीं। वह मनमानी जकंदे भर रहा था। हाथ पांवों को भी स्वाधीनता दी गई थी। वह खटिया के तूल अरज की सीमा उल्लंघन करके इधर उधर निकल गए थे। कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरीर खटिया पर था और ख्याल दूसरी दुनिया में। अचानक एक सुरीली गाने की आवाज ने चौंका दिया। कन रसिया शिवशंभु खटिया पर उठ बैठे, कान लगाकर सुनने लगे। कानों में यह मधुर गीत बार बार अमृत ढालने लगा। चलो चलो आज हो खेलें होली कन्हैया घर, चलो चलो आज, चलो चलो आज खेलें होली कन्हैया घर। कमरे से निकलकर बरामदे में खड़े हुए। मालूम हुआ कि पड़ोस में किसी अमीर के यहाँ गाने बजाने की महफिल हो रही है। कोई सुरीली लय से उक्त होली गा रहा है। साथ ही देखा बादल घिरे हुए हैं, बिजली चमक रही है, रिमझिम झड़ी लगी हुई है। बसंत में सावन देखकर अकल जरा चक्कर में पड़ी। विचारने लगे कि गाने वाले को मलार गाना चाहिए था, न कि होली। साथ ही ख्याल आया कि फागुन सुदी है, बसंत के विकास का समय है, वह होली क्यों न गावे। इसमें तो गाने वाले की नहीं, विधि की भूल है, जिसने बसंत में सावन बना दिया है। कहाँ तो चांदनी छिटकी होती, निर्मल वायु बहती, कोयल की कूक सुनाई देती। कहाँ भादों की सी अंधियारी है, वर्षा की झड़ी लगी हुई है। ओह, कैसा ऋतु विपर्य है। इस विचार को छोड़कर गीत के अर्थ का विचार जी में आया। होली खिलैया कहते हैं कि चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे। कन्हैया कौन? ब्रज के राजकुमार। और खेलने वाले कौन? उनकी प्रजा ग्वाल बाल। इस विचार ने शिवशंभु शर्मा को और भी चौंका दिया कि क्या भारत में ऐसा समय भी था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और राजा प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे? क्या इसी भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को किसी समय अपना आनंद समझते थे? अच्छा, यदि आज शिवशंभु शर्मा अपने मित्र वर्ग सहित अबीर गुलाल की झोलियां, भरे रंग की पिचकारियां लिए अपने राजा के घर होली खेलने जाए, तो कहाँ जाए? राजा दूर सात समुद्र पार है। राजा का केवल नाम सुना है। न राजा को शिवशंभु ने देखा, न राजा ने शिवशंभु को। खैर, राजा नहीं, उसने अपना प्रतिनिधि भारत में भेजा है। कृष्ण द्वारिका ही में है, पर उद्धव को प्रतिनिधि बनाकर ब्रजवासियों को संतोष देने के लिए व्रज में भेजा है। क्या उस राज प्रतिनिधि के घर जाकर शिवशंभु होली नहीं खेल सकता? उफ, ये विचार वैसा ही बेतुका है जैसे अभी वर्षा में होली गाई जाती थी। पर इसमें गाने वाले का क्या दोष है? वह तो समय समझकर ही गा रहा था। यदि वसंत में वर्षा की झड़ी लगे, तो गाने वालों को क्या मलार गाना चाहिए? सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। कृष्ण है, उद्धव है, पर ब्रजवासी उसके निकट भी नहीं फटकने पाते। राजा है, राजप्रतिनिधि है, पर प्रजा की उन तक रसाई नहीं। सूर्य है, धूप नहीं। चंद्र है, चांदनी नहीं। माई लॉर्ड नगर ही में है, पर शिव शंभु उसके द्वार तक नहीं फटक सकता है। उसके घर चलकर होली खेलना हो तो विचार ही दूसरा है। माई लॉर्ड के घर तक प्रजा की बात नहीं पहुंच सकती, बात की हवा नहीं पहुंच सकती। जहांगीर की भांति उसने अपने शयनागार तक एक ऐसा कोई घंटा तक नहीं लगाया जिसकी जंजीर बाहर से हिलाकर प्रजा अपनी फरियाद उसे सुना सके कि बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती। प्रजा के मन का भाव वह न समझता है, न समझना चाहता है। उसके मन का भाव न प्रजा समझ सकती है, न समझने का कोई उपाय है। उसका दर्शन दुर्लभ है। द्वितीया के चंद्र की भांति कभी कभी बहुत देर तक नजर गड़ाने से उसका चंद्रानन दिख जाता है, तो दिख जाता है। लोग उंगलियों से इशारा करके कहते हैं कि वह है, किंतु दूज के चांद के उदय का भी एक समय है। लोग उसे जान सकते हैं। माई लॉर्ड के मुखचंद्र के उदय के लिए कोई समय भी नियत नहीं। अच्छा, जिस प्रकार इस देश के निवासी माई लॉर्ड का चंद्रानन देखने को टकटकी लगाए रहते हैं, या जैसे शिवशंभु शर्मा के जी में अपने देश के माई लॉर्ड से होली खेलने की आई, इस प्रकार कभी माई लॉर्ड को भी इस देश के लोगों की सुध आती होगी। क्या कभी श्रीमान का जी होता होगा कि अपनी प्रजा में जिसके दंड मुंड के विधाता होकर आए हैं, किसी एक आदमी से मिलकर उनके मन की बात पूछें,
या कुछ आमोद प्रमोद की बातें करके उसके मन को टटोलें? माई लॉर्ड को ड्यूटी का ध्यान दिलाना सूर्य को दीपक दिखाना है। वह स्वयं श्रीमुख से कह चुके हैं कि ड्यूटी में बंधा हुआ मैं इस देश में फिर आया। यह देश मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे ड्यूटी और प्यार की बात श्रीमान के कथन से ही तय हो जाती है। उसमें किसी प्रकार की हुज्जत उठाने की जरूरत नहीं। तथापि यह प्रश्न आपसे आप जी में उठता है कि इस देश की प्रजा से प्रजा के माई लॉर्ड का निकट होना और प्रजा के लोगों की बात जानना भी उस ड्यूटी की सीमा तक पहुंचता है या नहीं? यदि पहुंचता है, तो क्या श्रीमान बतला सकते हैं कि आपने अपने 6 साल के लंबे शासनकाल में इस देश की प्रजा को क्या जाना और उससे क्या संबंध उत्पन्न किया? जो पहरेदार सिर पर फेंटा बांधे हाथ में संगीनदार बंदूक लिए काठ के पुतलों की भांति गवर्नमेंट हाउस के द्वार पर दंडायमान रहते हैं, या छाया की मूर्ति की भांति जरा इधर उधर हिलते डुलते दिखाई देते हैं, कभी उनको भूले भटके आपने पूछा है कि कैसी गुजराती है? किसी काले प्यादे चपरासी या खानसामा आदि से कभी आपने पूछा कि कैसे रहते हो? तुम्हारे देश की क्या चाल ढाल है? तुम्हारे देश के लोग हमारे राज्य को कैसा समझते हैं? क्या इन नीचे दर्जे के नौकर चाकरों को कभी माय लॉर्ड के श्रीमुख से निकले हुए अमृत रूपी वचनों के सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, या खाली पेड़ों पर बैठी चिड़ियों का शब्द ही कानों तक पहुंचकर रह गया? क्या कभी सैर तमाशे में टहलने के समय या किसी एकांत स्थान में इस देश के किसी आदमी से कुछ बातें करने का अवसर मिला, अथवा इन देश के प्रतिष्ठित बेगरज आदमी को अपने घर पर बुलाकर इस देश के लोगों के सच्चे विचार जानने की चेष्टा की, अथवा कभी विदेश या रियासतों के दौरे में उन लोगों के सिवा जो झुक झुक कर लंबी सलामी करने आए हों, किसी सच्चे और बेपरवाह आदमी से कुछ पूछने या कहने का कष्ट किया? सुनते हैं कि कलकत्ते में श्रीमान ने कोना कोना देख डाला। भारत में क्या भीतर और क्या सीमाओं पर कोई जगह देखे बिना नहीं छोड़ी। बहुतों का ऐसा ही विचार था। पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परीक्षोत्तीर्ण छात्रों की सभा में चांसलर का जामा पहनकर माय लॉर्ड ने जो अनभिज्ञता प्रकट की, उससे स्पष्ट हो गया कि जिन आंखों से श्रीमान ने देखा, उनमें इस देश की बातें ठीक देखने की शक्ति न थी। सारे भारत की बात जाए, इस कलकत्ते ही में देखने की इतनी बातें हैं कि केवल उनको भली भांति देख लेने से भारतवर्ष की बहुत सी बातों का ज्ञान हो सकता है। माई लॉर्ड के शासन के 6 साल हालवेल के स्मारक में लाठ बनवाने, ब्लैक हॉल का पता लगाने, अख्तर लोनी की लाठ को मैदान से उठवाकर वहां विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाने, गवर्नमेंट हाउस के आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फुटपाथ और अच्छी सड़कों का प्रबंध कराने में बीत गए। दूसरा दौर भी वैसे ही कामों में बीत रहा है। संभव है कि उसमें भी श्रीमान के दिलपसंद अंग्रेजी मोहल्लों में कुछ और भी बड़ी बड़ी सड़कें निकल जावें और गवर्नमेंट हाउस की तरफ के स्वर्ग की सीमा और बढ़ जावे। पर नगर जैसा अंधेरे में था वैसा ही रहा, क्योंकि उसकी असली दशा देखने के लिए और ही प्रकार की आंखों की जरूरत है। जब तक वह आंखें न होंगी, यह अंधेर यूं ही चलता जावेगा। यदि किसी दिन शिवशंभु शर्मा के साथ माय लॉर्ड की दशा देखने चलते, तो वह देखते कि इस महानगर की लाखों प्रजा भेड़ों और सुअरों की भांति सड़े गंदे झोपड़ों में पड़ी लोटती है। उनके आसपास सड़ी बदबू और मैले सड़े पानी के नाले बहते हैं। कीचड़ और कूड़े के ढेर चारों ओर लगे हुए हैं। उनके शरीर पर मैले कुचैले फटे चिथड़े लिपटे हुए हैं। उनमें से बहुतों को आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता। जाड़ों में सर्दी से अकड़ कर रह जाते हैं और गर्मी में सड़कों पर घूमते तथा जहां तहां पड़ते फिरते हैं। बरसात में सड़े सीले घरों में भीगे पड़े रहते हैं। सारांश यह कि हरेक ऋतु की तीव्रता में सबसे आगे मृत्यु के पथ का वही अनुगमन करते हैं। मौत ही एक है जो उनकी दशा पर दया करके जल्द जल्द उन्हें जीवन रूपी रोग के कष्ट से छुड़ाती है। परंतु क्या इनसे भी बढ़कर और दृश्य नहीं है? हाँ है, पर जरा और स्थिरता से देखने के हैं। बालू में बिखरी हुई चीनी को हाथी अपने सूंड से नहीं उठा सकता। उसके लिए चिमटी की जिह्वा की दरकार है। इ- इसी कलकत्ते में, इसी इमारतों के नगर में, माय लॉर्ड, प्रजा में हजारों आदमी ऐसे हैं जिनको रहने को सड़ा झोपड़ा भी नहीं है। गलियों और सड़कों पर घूमते घूमते जहां जगह देखते हैं वहीं पड़ रहते हैं। पहरे वाला आकर डंडा लगाता है तो सरक कर दूसरी जगह जा पड़ते हैं। बीमार होते हैं तो सड़कों पर ही पड़े पांव पीट कर मर जाते हैं।
कभी आग जलाकर खुले मैदान में पड़े रहते हैं, कभी कभी हलवाइयों की भट्ठियों से चपट कर रात काट देते हैं। नित्य इनकी दो चार लाशें जहां तहां से पड़ी हुई पुलिस उठाती है। भला माई लॉर्ड तक उनकी बात कौन पहुंचावे? दिल्ली दरबार में भी, जहां सारे भारत का वैभव एकत्र था, सैकड़ों लोग, ऐसे लोग दिल्ली की सड़कों पर पड़े दिखाई देते थे, परंतु उनकी ओर देखने वाला कोई न था। यदि माय लॉर्ड एक बार इन लोगों को देख पाते, तो पूछने को जगह हो जाती कि वह लोग भी ब्रिटिश राज्य के सिटीजन हैं या नहीं। यदि हैं, तो कृपा पूर्वक पता लगाइए कि उनके रहने के स्थान कहाँ हैं और ब्रिटिश राज्य से उनका क्या नाता है। क्या कहकर वे अपने राजा और उसके प्रतिनिधि को संबोधित करें? किन शब्दों में ब्रिटिश राज्य को आशीष दें? क्या यूं कहें कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक उंगल भूमि के अधिकारी नहीं, जिसमें हमारे शरीर को फटे चिथड़े भी नहीं जुड़े और न कभी पापी पेट को पूरा अन्न मिला, उस राज्य की जय हो। उसका राज प्रतिनिधि हाथियों का जुलूस निकालकर सबसे बड़े हाथी पर चमर छत्र लगाकर निकले और स्वदेश में जाकर प्रजा के सुखी होने का डंका बजावे। इस देश में करोड़ों प्रजा ऐसी है, जिसके लोग जब संध्या सवेरे किसी स्थान पर एकत्र होते हैं, तो महाराज विक्रम की चर्चा करते हैं और उन राजा महाराजों की गुणावली का वर्णन करते हैं, जो प्रजा का दुख मिटाने और उनके अभावों का पता लगाने के लिए रातों को वेश बदल कर निकला करते थे। अकबर के प्रजापालन की और बीरबल के लोकरंजन की कहानियां कहकर वह जी बहलाते हैं और समझते हैं कि न्याय और सुख का समय बीत गया। अब वह राजा संसार में उत्पन्न नहीं होते, जो प्रजा के सुख दुख की बातें उनके घरों में आकर पूछ जाते थे। महारानी विक्टोरिया को वह अवश्य जानते हैं कि वह महारानी थीं और अब उनके पुत्र उनकी जगह राजा और इस देश के प्रभु हुए हैं। उनको इस बात की खबर तक भी नहीं है कि उनके प्रभु के कोई प्रतिनिधि होते हैं और वही इस देश के शासन के मालिक होते हैं, तथा कभी-कभी इस देश की 30 करोड़ प्रजा का शासन करने का घमंड भी करते हैं। अथवा मन चाहे तो इस देश के साथ बिना कोई अच्छा बर्ताव किए भी यहाँ के लोगों को झूठा मक्कार आदि कहकर अपनी बड़ाई करते हैं। इन सब विचारों ने इतनी बात तो शिव शंभु के जी में पक्की कर दी कि अब राजा प्रजा के मिलकर होली खेलने का समय गया। जो बाकी था, वह काश्मीर नरेश महाराज रणवीर सिंह के साथ समाप्त हो गया। इस देश में उस समय के फिर लौटने की जल्द आशा नहीं। इस देश की प्रजा का अब वह भाग्य नहीं है। साथ ही किसी राजपुरुष का भी ऐसा सौभाग्य नहीं है, जो यहाँ की प्रजा के अकिंचन प्रेम को प्राप्त करने की परवाह करे। माई लॉर्ड अपने शासन काल का सुंदर से सुंदर सचित्र इतिहास स्वयं लिखवा सकते हैं। वह प्रजा के प्रेम की क्या परवाह करेंगे? तो भी इतना संदेश अंगड़ शिव शंभु शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता है कि आपके द्वार होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं, तो कम से कम तो कभी कभी पागल समझकर ही स्मरण कर लेना। वह आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है, जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते। बमुलाजी माने सुलता कै रसानद ई दुआरा, कि बशक्र बादशाही जे नजर मरा गदारा। तो ये भाग 2 में शिव शंभु के चिट्ठे का वाचन के अंतर्गत हमने 3 और चिट्ठों का वाचन किया। अगले भाग में अगले चिट्ठों का वाचन करेंगे। यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो के संबंध में कुछ सुझाव हो या मुझसे कोई भूल हुई हो, तो अवश्य बताएं। धन्यवाद।